जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने वर्णों को पढ़ा था कि वर्णों को किस तरीके से हम स्वर और व्यंजनों में विभाजित करते हैं, और हमने स्वरों की संख्या पर भी वहां पे बात करी थी, और इसके अलावा हमने स्वरों की संख्या संस्कृत और हिंदी में कितनी होती है इस बारे में बात करी थी। आज का जो हमारा पॉइंट है वो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, हमने लिखा हुआ है स्वरों का वर्गीकरण। क्योंकि हमने पिछली क्लास में वर्णों को दो भागों में विभाजित किया था। एक कहा था हमने स्वर और दूसरा कहा था व्यंजन। ध्यान से सुने, हम वर्णों को हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक हमने कहा था स्वर और दूसरा हमने कहा था व्यंजन। पिछले क्लास में जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। हमारी चैनल पर जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आपको पहले से लेकर के अभी तक की सभी क्लासें जो हुई है उन्हें देखना चाहिए, तभी आप इस वीडियो को अच्छी ढंग से समझ पाएंगे और ये स्वर वाला जो टॉपिक है उसे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ध्यान से सुने जरा। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ाऊं इस पॉइंट को, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, हमने अपने चैनल पर हिंदी की क्लास को बहुत ही अच्छे ढंग से एक क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट करने के लिए चलाई है, और उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमने हिंदी व्याकरण की शुरुआत की है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो हमारी क्लास है वो क्लास है स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान से सुने, हम स्वरों को मुख्य रूप से 6 आधारों पर विभाजित करते हैं। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान से सुने, स्वरों का वर्गीकरण हम 6 आधारों पर करते हैं। ये आपके सामने मैं बोर्ड पे लिखे हुए हैं। स्वरों का वर्गीकरण हम 6 आधारों पर करते हैं। नंबर 1 है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ध्यान से सुने, पहले मैं पढ़ के सुना देता हूं, फिर हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। ध्यान से सुने, पहला है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा है ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तीसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर। चौथा है तालु की स्थिति के आधार पर। पांचवा है अनुनासिकता के आधार पर, और छठा है जाति के आधार पर। ध्यान से सुने, अब ये एक एक चीज को हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज जल्दी ले लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्वरों के वर्गीकरण में पहला आधार हमारे पास है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। हमारे पास पहला आधार है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ध्यान से सुने जरा, मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्वर में कितनी मात्राएं लगी हुई है, और दूसरा मतलब ये हुआ कि उस स्वर को उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है। ध्यान से सुने, तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्वरों को लिख लेता हूं, जिन्हें आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। स्वरों को लिख लेता हूं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ध्यान से सुने जरा, ध्यान से सुने। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। हम 11 स्वर, तो ये 11 स्वरों को हम विभाजित कर रहे हैं, और पहला आधार हमारा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर। ध्यान से सुने, मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है ह्रस्व स्वर, ह पे रॉ लगाएंगे, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ध्यान से सुने, और तीसरा होता है जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है प्लुत स्वर। ध्यान से सुने, वो होता है प्लुत स्वर। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ध्यान से सुने, अब हम इन तीनों को पहले अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ तुलना करते हुए इन तीनों को पढ़ेंगे। इसलिए तुलना करें, इसलिए मैं थोड़ा दूरी दूरी पर इन तीनों को लिख लेता हूं। पहला मैंने कहा ह्रस्व, दूसरा मैंने कहा दीर्घ स्वर। ध्यान से सुने, दूसरा मैंने कहा दीर्घ स्वर, और तीसरा जो मैंने कहा उसका नाम है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ध्यान से सुने, पॉइंट ये सर ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ध्यान से सुने जरा, पर आधार तो मात्रा और उच्चारण काल का है। ध्यान से सुने, जैसे हम अ की मात्रा सिंगल डंडी मारते हैं, अ की नहीं, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए उसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। आ की मात्रा हम सिंगल डंडी मारते हैं। जैसे मैंने कहा रॉ, मैंने कहा इसमें आ की मात्रा लगाओ, उसने पीछे से आ की मात्रा लगा दी।
आ की मात्रा सिंगल डंडी। हमने कहा ई की मात्रा लगाओ रॉ पे, तो वो छोटी ई की लगाओ तो वो उस पे पीछे से लगा लेगा। हमने कहा बड़ी ई की मात्रा लगाओ रॉ पे, तो वो ऊपर से लगा लेगा। हमने कहा रॉ पे ऊ की मात्रा लगाओ, ध्यान से सुना, रॉ की छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लग जाती है, तब उसने ये लगाया। हमने कहा कि बड़ी ऊ की मात्रा लगाओ रॉ पे, तो ऐसे करके मुड़ जाएगा, बड़ी ऊ की मात्रा हो जाएगी। मतलब ये है मात्राएं। अब इन मात्राओं को बोलने में कितना समय लगता है, देखो एक मात्रा किसे कहते हैं, जो ह्रस्व होगा उसकी एक मात्रा होती है, और जो दीर्घ होता है वो दो मात्रा होती है। ध्यान से सुने, पर सर ये उच्चारण काल ये क्या लोचा है, समझे जरा। तो ह्रस्व मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ध्यान से सुने, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। सर कुछ और नाम बोलते हैं इन्हें, इन्हीं को हम ह्रस्व स्वरों को लघु स्वर भी कहते हैं। ध्यान से सुने, इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं। और क्या नाम देते हैं इन्हें, और नाम देते हैं एक मात्रिक स्वर। ध्यान से सुने, इन्हें आप नाम देंगे एक मात्रिक स्वर। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या लघु स्वर कहते हैं, या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। सर स्वरों में कौन से होते हैं, तो ये होते हैं, देखो इसमें एग्जाम्पल इसका आएगा औ, इसमें होता है ई छोटी वाली ई वाली, फिर इसमें उ छोटा उ, और इसमें एक और रह जाता है री। ये है ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। आप उच्चारण करके देख लीजिए, अ में कम समय लगेगा और आ में ज्यादा। अ आ इ ई उ ऊ, देखो बोलते हुए आपको साफ महसूस होना चाहिए। अब यहां देखो री कम समय लग रहा है, तो ये मैंने चार यहां से जिन पे कम समय लग रहा था ये चार स्वर ह्रस्व स्वर आ गए, इनकी मात्रा एक गिनी जाती है। अब देखो जरा सा, ए आई ओ आउ, इनमें समान मात्रा लग रही है, समान समय लग रहा है, इसलिए इन सभी को जिनमें एक मात्रा से ज्यादा का समय लग रहा है हम उन्हें रखेंगे दीर्घ स्वरों में। पर सर दीर्घ स्वरों को और नाम क्या देते हैं, उससे पहले मैं जरा ह्रस्व स्वरों पे बात कर लेता हूं। इन स्वरों को एक नाम और दिया जाता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। और इनको मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि असली स्वर यही है, इन्हीं पर मात्राओं को लगा करके, इन्हीं में आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ करके बाकी सभी स्वरों का निर्माण हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुने। ये है ह्रस्व स्वर। दूसरा नंबर का स्वर आता है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर यानी इन स्वरों के कंपैरिजन ज्यादा समय लगता है उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। सर और क्या क्या स्वर इन्हें कहते हैं, इन्हें लघु का उल्टा इन्हें कहते हैं गुरु स्वर। ध्यान से सुने, इन्हें कहते हैं गुरु स्वर। और क्या कहते हैं सर इन्हें कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। पॉइंट ये है सर, इन्हें द्विमात्रिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा की नहीं बल्कि दो मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का यहां और दो मात्रा का समय यहां लगता है, तो इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ध्यान से सुने, इनको और एक नाम कहते हैं सर, वो कहते हैं संधि स्वर। ध्यान से सुने जरा, इन्हें एक और नाम देते हैं संधि स्वर। पॉइंट ये सर, इन स्वरों को संधि स्वर क्यों कहते हैं। अब मैं आपको सामने पहले दीर्घ स्वरों की लिस्ट रख लेता हूं। ध्यान से सुने, इनके दीर्घ स्वरों की लिस्ट है आ, ई, और बच जाता है ऊ, और बच जाता है जो है आई, ए, फिर बच जाता आई, फिर बच जाता ओ, फिर बच जाता आओ। ध्यान से सुने, 1 2 3 4 5 6 7। आपसे यह पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आपके आंसर आएगा 7 होते हैं। आपके पास पूछा जाएगा ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो आपके पास आंसर आना चाहिए 4। तो 7 स्वर ये, 4 स्वर वे, टोटल हो गए 11 स्वर। हम बात कर रहे थे सर इन्हें संधि स्वर क्यों कहते हैं। ध्यान से सुने, इन्हें संधि स्वर क्यों कहते हैं। देखो इन्हें संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं स्वरों के, इन्हीं जो ये स्वर हैं, इन्हीं स्वरों के द्वारा संधि का निर्माण होता है। 2-3 संधियों का निर्माण खासकर होता है। देखिए कौन कौन से। पहले तो पूरी स्वर संधि में इन्हीं का प्रयोग होता है, पर मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूं। जैसे आ, ई और उ, इन तीनों का प्रयोग जो होता है वो दीर्घ संधि में होता है। ध्यान से सुने जरा। जबकि ए और ओ, इन दो का प्रयोग, ए और ओ इन दो का प्रयोग गुण संधि में होता है। और ए और आई और आउ, ध्यान से सुने, आई और आउ
इन दो का प्रयोग जो होता है वो वृद्धि संधि में होता है, और बाकी संधियां भी इन्हीं के हेर फेर से बनी हुई होती है। इसीलिए इन स्वरों को हम जो है क्या कहते हैं, इन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि स्वर संधि के निर्माण में इनकी अहम भूमिका होती है, इसलिए इन्हें स्वर संधि कहते हैं। ध्यान से सुने, तो इसको मैंने कहा दीर्घ संधि, गुरु संधि, द्विमात्रिक संधि, और इन्हें हमने संधि स्वर, सॉरी संधि नहीं, स्वर, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर, या फिर इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। ये आपको समझ में आ गई। अब पॉइंट ये, सर आपने इन्हें तो मूल स्वर कहा, इन्हें भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दीजिए, बताइए इन्हें क्या कहते हैं। अभी हमारे पटवारी का पेपर रहा उत्तराखंड में, और पटवारी के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। अच्छा, संयुक्त, हमने व्यंजन खूब सारे पढ़े, संयुक्त हमने खूब सारे व्यंजन पढ़े। हमने कहा संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो अक्षर, द्यू, स्राव, हमने कहा कि ये जो है संयुक्त व्यंजन है। कई लोग सभी संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, ध्यान से सुने जरा। अ प्लस ई मिलके ध्यान से सुने, ए बनता है, अ प्लस ई मिलके, बड़ी ई जब लग जाती है, बड़ी ई, तो इसमें आई बनता है। अ प्लस उ मिलके ओ बनता है, और अ प्लस उ मिलके आउ बनता है। इसीलिए ध्यान से सुने जरा सा, किन स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। वो चार स्वर हमारे पास हैं, ए, आई, ओ, औ। इन चार स्वरों को ध्यान से दोबारा सुने जरा, ए, आई, ओ, औ, इन चार स्वरों को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और मैंने कहा उत्तराखंड पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, इनमें से कौन संयुक्त स्वर है। ऑप्शन में थे अ, ई, री और ए, जिसमें से आंसर आपका ए होना चाहिए था। ये आपका अलग सा नॉलेज है, जैसा हमने मूल स्वर पढ़ा, इसीलिए नहीं आज आपको मैंने वो संयुक्त स्वर भी यहीं पे बता दिया। ध्यान से सुने, अब हमने सर दीर्घ स्वर पढ़ दिए, हमने ह्रस्व स्वर पढ़ दिए, यानी ये दोनों को हमने पढ़ दिए। अब हमें बताएं कि प्लुत स्वर कौन होते हैं। ध्यान से सुने, प्लुत स्वर कौन से होते हैं। लेकिन प्लुत स्वर को समझने पहले मैंने आपको एक बात बताई कि जब हम कई जगह छंद पढ़ते हैं, खासकर छंदों में हमें मात्राएं गिननी पड़ती हैं, तो छंदों में हम देखते हैं कि सिंगल डंडी से ह्रस्व स्वर को दिखाया जाता है। ऐसे सिंगल डंडी से ह्रस्व स्वर को, अगर अ दिखाना है, उस अ को दिखाने के लिए नीचे अगर हम मात्रा गिन रहे होंगे तो अ के नीचे ऐसे सिंगल डंडी आएगी, ई के नीचे सिंगल डंडी आएगी। अच्छा, जब हम दीर्घ स्वर को दिखा रहे होंगे, जैसे मैं आ को दिखा रहा हूंगा, तो इसको इंडिकेट करने के लिए ये आएगा, ये ऐसे प्रकार का एक चिन्ह आएगा, इस प्रकार का एक चिन्ह आएगा। इसे आप दीर्घ स्वर का चिन्ह कह सकते हैं, ये एस वाला चिन्ह। तो आप अंग्रेजी के एस की तरह ये चिन्ह है, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ध्यान से सुने, मगर सर प्लुत स्वर में किसका प्रयोग होता है और प्लुत स्वर कौन से होते हैं, इन्हें समझने से पहले मैंने आपको थोड़ा चिन्ह बताए, क्योंकि इस चिन्ह का प्रयोग हम वहां प्लुत स्वरों में करने वाले हैं। ध्यान से सुने जरा। ओके, अब हम प्लुत स्वर पर आते हैं। तीसरे नंबर का जो स्वर है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ध्यान से सुने जरा। जिन स्वरों के उच्चारण में हम बहुत लंबा समय ले लेते हैं, ध्यान से सुने, मैं दोबारा बताते हूं, वे स्वर जिन्हें लंबे समय तक बिना रुके प्रयोग किया जाता है, वे स्वर जिन्हें लंबे समय तक बिना रुके प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या सर ये वास्तव में कोई प्लुत होते हैं क्या? हाँ होते हैं, मगर इन्हीं स्वरों को हम प्लुत बनाते हैं। किन स्वरों को? या तो हम लघु स्वरों को प्लुत बनाएंगे या तो हम दीर्घ स्वरों को प्लुत बनाएंगे। तो सर वो कौन से स्वर हैं जो लघु स्वर है उन्हें प्लुत बनाया जा सकता है, और जो कौन से स्वर हैं दीर्घ स्वर, लघु और दीर्घ, उन्हें प्लुत बनाया जा सकता है। मैंने कहा अगर हम लघु या दीर्घ स्वरों को लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के उच्चारण करते हैं वही स्वर प्लुत बन जाते हैं। मगर ध्यान रखें, मैंने कहा वो दीर्घ स्वर है, दो स्वर मैंने आपको बताए थे, दो मैंने आपको सर बताए थे, एक मैंने बताया था लघु या ह्रस्व स्वर, और दूसरा मैंने कहा था दीर्घ स्वर। ध्यान से सुने जरा, दीर्घ स्वर। अब आपको ये बताने सर ये कौन से ऐसे स्वर होंगे जिन्हें हम उच्चारण करें तो वो प्लुत बन जाएंगे। ध्यान से सुने। अच्छा सर प्लुत कैसे बनेंगे, पहले इसको समझते हैं, फिर हम इन चीजों दोनों पर आते हैं। पहले इसे समझ देते हैं। जैसे मैंने कहा, एक शब्द मैंने कहा हे राम, तो मैंने जो राम वर्ड करा इसको हम लंबा खींचे तो इसके पीछे मैंने कहा ऐसे चिन्ह लगा लेते हैं और फिर हम ऐसे मौन लगते हैं। आप सोचें सर 3 क्यों लगाए? मतलब इस रा को बोलने में आपको 3 दीर्घ स्वरों के बराबर जो है वो समय लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपका राम पूरा होगा। तो आप कैसे लिखोगे? हे राम,
आपने राम बोला तो वो लंबे समय तक जो उच्चारण हुआ उसमें कितना लंबा लेना है, उसके लिए हमें जो है दीर्घ स्वर का 3 गुना हमने लिया। देखो एक स्वर और आता है, जैसा हम लिखे नॉर्मली वैसे हम एक ऐसे करके ओम लिखते हैं, ऐसे ओम, लेकिन इस ओम को ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान से सुने, इस स्वर को ऐसे भी लिखा जाता है ओम, इसको ऐसे भी। तो ये 3 मात्रा लगा रखी है, इसका मतलब है कि आपको ओ को 3 मात्रा के बराबर खींचना है। तो ओम, समझ रहे होंगे आप, यानी किसी भी स्वर को जब हम बिना रुकावट के लंबे समय तक उसे खींच लेते हैं, बहुत लंबा हम उसका उच्चारण करते हैं, तो उन स्वरों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब मैं पॉइंट पे आता हूं, सर ये लघु स्वर क्या होते हैं और कैसे करके प्लुत में बदल जाते हैं, ध्यान से सुने। अब लघु स्वर में एक ही स्वर है जो प्लुत में बदल जाता है, वो है औ, वो है औ, जबकि 4 स्वर थे, इसमें सिर्फ औ। सर कौन नहीं बदलते हैं, ध्यान से सुना, ये ई नहीं बदलता है, ये उ नहीं बदलता है और ये री नहीं बदलता है। पॉइंट ये सर ये 3 क्यों नहीं बदलते हैं, असली में जैसे हम औ बोलते हैं तो औ ही का भाषा आता है, औ, तो वो प्लुत में बदल जाता है। अब आप पहले ही समझो सर ई क्यों नहीं बदलता है, जैसे हम ई को लंबा खींचते हैं तो वो दीर्घ स्वर बन जाता है, वो प्लुत बाद में बदलेगा, पहले दीर्घ बदल जाता है, इस वजह से उ को उ तो वो दीर्घ स्वर बन जाता है। था तो हर्ष लघु स्वर था, वो दीर्घ में बदल जाता है, रि री तो वो दीर्घ में बदल जाता है। इसलिए 3 ऐसे स्वर हैं जो प्लुत बनाते हुए दीर्घ में बदल जाते हैं, मगर अ ऐसा स्वर है कि अ को कितना भी लंबा खींचो वो आ नहीं बनता है, इसका मतलब वो अपने दीर्घ में नहीं बदलता है, इसलिए ये अ स्वर को आप प्लुत बना सकते हैं। ध्यान से सुने, बाकी सब जितने भी हैं, बाकी से जितने भी हैं, जैसे हम जो है ई उ ए आई ओ आउ, ध्यान से सुने, या फिर एक हमसे छूट गया है आ, 1 2 3 4 5 6 7, आ को स्टार्टिंग में होना चाहिए था, आ ई उ ए आई ओ औ, कितने 1 2 3 4 5 6 7 प्लुत स्वर कितने हैं 7, इन्हें आप लंबा खींच सकते हो, ओ आउ आ, इनको जितना लंबा खींचना आप उन्हें खींच सकते हैं, मगर उनके पीछे आपको ये चिन्ह लगाने पड़ेंगे, ध्यान से सुने। और अ को आप लंबा खींच सकते हैं। आपके पास प्रश्न आ सकता है, क्योंकि देखो अब कंपटीशन बदल रहा है, इसलिए भाषा का हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ध्यान से सुने जरा, तो इस वजह से एक लघु स्वर है जो प्लुत बन सकता है और 7 दीर्घ स्वर हैं जो प्लुत बन सकते हैं, तो 7 स्वर ये और 1 स्वर ये, टोटल प्लुत स्वरों की संख्या हो जाती है 8। तो आपको अब समझ में आ गया होगा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको 3 आधारों पर डिवाइड करके बहुत ही अच्छे ढंग से और आसान भाषा में आपको समझा दिया। अब आज के वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते, लेकिन एक टाइप और ले लेते हैं इस वीडियो में, और उसके बाद बाकी जो टाइप होंगे, बाकी जो हमने स्वरों को अब विभाजित किया है, उसको हम अगले वीडियो में लेंगे। अब एक हमारे पास दूसरा आधार है, ध्यान से सुनिए जरा, दूसरा आधार है वो है ओष्ठ की इस आकृति के आधार पर या स्थिति के आधार पर। ध्यान से सुने, स्वरों को वर्गीकरण का दूसरा आधार है ओष्ठ की आकृति। आप कई जगह किताबों में स्थिति लिखा हुआ चल जाएगा, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। मतलब स्वरों को उच्चारण करने में आपके ओठ की आकृति किस प्रकार की हो रही है। तो देखो, किसी भी स्वर को उच्चारण करने में, जितने भी हमारे 11 स्वर हैं, उनको उच्चारण करने में हमारी ओठों की आकृति 2 ही प्रकार की होती है। इसलिए ओठों की आकृति के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना, 2 ही प्रकार के होते हैं। अब सारा खेला ओठ का, तो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है वृत्तमुखी। ध्यान से सुने जरा, वृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी का मतलब, वृत्त मतलब सर्कल, गोला गोला, वृत्तमुखी। और दूसरा प्रकार है अवृत्तमुखी। ध्यान से सुने जरा, दूसरा प्रकार है अवृत्तमुखी। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, हम आधार समझ गए होंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओठ गोल हो जाते हैं उन्हें कहते हैं वृत्तमुखी स्वर, और जिनके उच्चारण में हमारे ओठ गोल नहीं होते, ध्यान से सुने, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है कि कई हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे हम अ उपसर्ग लगा लेते हैं तो वो उसको उल्टा बता देते हैं, उसका अर्थ उल्टा कर देते हैं। जैसे धर्म के आगे अधर्म, अ लगा दिया तो अधर्म उल्टा हो जाता है, न्याय के आगे अ लगाया तो जो है वो अन्याय हो जाता है, अर्थ के आगे अ लगाया तो फिर वो, तो इस तरीके से जो उल्टा अर्थ प्रकट करता है। ध्यान से सुनने जरा सा,
तो अवृतमुखी मतलब होता है जिनके उच्चारण में हमारे ओंठ जो है वो गोल नहीं होते, उन्हें कहता है वृत्तमुखी, और जिनके उच्चारण में ओंठ गोल हो जाते हैं उन्हें कहते हैं वृत्तमुखी। ध्यान से सुने जरा। तो वृत्तमुखी कौन है स्वर? अब मैंने अभी आपके सामने जो अभी आपको बताए थे उन्हीं में से आपको बता देता हूं। जैसे है अ, आ, ई, ओ। थोड़ा सा मैं इधर उधर कर दिया, ध्यान से सुने जरा। पहले हम वृत्तमुखी लिख लेते हैं। उ, ओ, आओ। आप इन्हें मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं। आओ, ध्यान से सुना। उ, देखो ओंठ गोल हो रहे, उ, ओ, आओ। 4 ऐसे स्वर हैं हमारे पास जो वृत्तमुखी स्वर है। टोटल है 4 स्वर। नॉर्मली 4 ही पूछे जाते हैं कि सर वृत्तमुखी स्वर कितने हैं, तो 4 स्वर। बाकी बचे हुए जितने भी स्वर हैं, चाहे अ है, चाहे आ है, चाहे इ है, चाहे ई है, चाहे री है, ध्यान से सुने तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 5 4 9 है ना। और कौन से बचे? ए आई विच बच गए, ए और आई, ए आई। तो हो गए 3 3 6 1 7 4 11, टोटल 11 स्वर हो गए। ये अवृतमुखी, इनका आप उच्चारण कीजिए। गोंठ गोल बिल्कुल भी नहीं होंगे, मगर इनके उच्चारण में ओंठ गोल हो जाएंगे। पूछा जाएगा अवृतमुखी स्वर कितने होते हैं, तो हमारे पास 7 होते हैं। वृत्तमुखी कितने होते हैं? हमारे पास जो है वो 4 और आ जाते हैं, तो इसलिए वो 4 होते हैं। तो 4 वृत्तमुखी और 7 अवृतमुखी, टोटल हो गए 11 स्वर। ध्यान से सुने। एक स्वर और है, देखो हिंदी हमारी मानक भाषा, कई बार क्या है हमारी हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं, और वो इतनी ज्यादा प्रयोग होने लग जाते हैं हमारी भाषा में कि लोगों को लगता है वो हिंदी भाषा के हैं। एक और मैं आपको बता देता हूं, एक शब्द है हमारे पास जो विदेशी भाषा का, वो ए वाला। देखो आप, ए वाला, इसके ऊपर बिंदी बिल्कुल भी नहीं है, ये है ये वाला। अब ये वाला जो स्वर है, जैसे हम ऑफिस लिखते हैं, ऑफिस, तो ऑफिस लिखते हैं, जो आउ का प्रयोग होता है, अभी में ओ है, ओ, तो ये जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ध्यान से सुने, ये विदेशी भाषा का शब्द है। इसको लिखने में हम इसका प्रयोग करते हैं, ऑफिस, तो ओ। तो इस स्वर को हम आगत स्वर भी कहते हैं। अगर प्रश्न आए कि आगत स्वर को मिलाने से वृत्तमुखी की संख्या कितनी हो जाएगी, तो तब तो वो 5 हो जाएगी, मगर नॉर्मली बोलेंगे तो वृत्तमुखी 4 और अवृत्तमुखी है 7, टोटल हो गए 11। आज के वीडियो में मैंने आपको 2 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, और दूसरा मैंने कहा ओष्ठ की स्थिति आकृति के आधार पर। अगले वीडियो में हम इसके 4 आधारों पर बात करेंगे जो कि बचे हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।